लिखा है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन द इश्यू ऑफ नोटिस। ध्यान देंगे, अब नोटिस भेजना है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड साफ साफ बोलते हैं भैया नोटिस भेजने के तरीके क्या है। सबसे पहला तरीका, नोटिस कैसे भेज सकते हो? खुद जाके पकड़ा दिया। दूसरा तरीका क्या लिखा है? ऑर्डिनरी कोई भी पोस्ट जिससे बहुत समय लगता है, ठीक है। चलो, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट में डिफरेंस, जल्दी चला जाता है, ऑर्डिनरी में अपना समय वो लेते, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? बाय हैंड, ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, और क्या लिखा है? रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। देन क्या लिखा है? कुरियर। देन क्या लिखा है? फैसिमाइल मतलब होता है फैक्स, ठीक है। फैक्स मालूम है क्या? देखो, अब इस जमाने में ना ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। हमारे जमाने में हुआ करती थी जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे। अब आज के टाइम पे तुम लोग ईमेल कर लेते हो। अदरवाइज क्या होता था, कहीं समझ लो दूसरे शहर से अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट कैसे मिलता था? तो वहां जैसे एक फोटोकॉपी मशीन होती थी ना, वहीं पे एक फैक्स मशीन रखी जाती थी। तो हम एक फैक्स मशीन में जाते थे, जो हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है वो एक फैक्स मशीन में जाता था, उसको हम इस फैक्स मशीन का आईडी देते थे, फिर वो यहाँ पे सेंड करता था, वो प्रिंट मिलता था। फोन भी नहीं था, इंटरनेट का भी सिस्टम नहीं था, हम लोग कीपैड चलाते थे, इंटरनेट का जमाना था ही नहीं। तो उस जमाने में ये सब चलता था। आज की डेट में इतना आसान हो चुका है, इतनी मोटी मोटी, इतना जो आपने यहाँ पे फोटोकॉपी की मशीन देखी ना, वैसे फैक्स मशीन होती थी, इतनी भारी मोटी सी। सोचो, इस तरीके से होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं है, पुराने टाइम की चीजें लिखी है, अब एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। चलो, आज का जमाना तो मेल आ गया, मेल वेल भी कहाँ है ना, तुरंत व्हाट्सएप करो, पता नहीं क्या क्या सोर्सेस है तुम्हारे टाइम, ठीक है। चलो, या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो ये सारे तरीके हैं नोटिस देने के। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोलते हैं आप इन तरीकों से नोटिस दे सकते हो। चलो, नोटिस सेंड टू मेंबर, लेकिन हम यहाँ पे कुछ सिचुएशंस पढ़ रहे हैं जिन सिचुएशंस में आपको जितने भी तरीके बोलोगे वो सारे तरीके आपको यूज करना नहीं है। आप यूज करोगे तरीका रजिस्टर्ड पोस्ट पहला, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, बट नॉट क्या नहीं करना है? ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं। इन गिवन सिचुएशन में अगर आप अपनी मीटिंग में कौन सी फैसिलिटी देने वाले हो? ई वोटिंग की। आप जो बिजनेस डिस्कस करने वाले हो वो मीटिंग में डिस्कस नहीं होने वाला है, वो कैसे होने वाला है? थ्रू पोस्टल बैलेट। अगर ई वोटिंग वाला इंपॉर्टेंट मैटर है या फिर हम पोस्टल बैलेट वाला देने वाले हैं नोटिस, दो नोटिस, ठीक है। एक नोटिस में ई वोटिंग वाली बातें लिखी है, दूसरा क्या लिखा है? पोस्टल बैलेट से डिस्कशन होने वाला है। इन मैटर्स को उन्होंने बोला थोड़े से भरोसेमंद, भरोसेमंद सोर्स आपको भेजना पड़ेगा जिसके पहुंची जाए। आप जानते हो ऑर्डिनरी पोस्ट का क्या होता है, कभी कभी पोस्ट पहुंचता ही नहीं है, वापस आ जाता है, बहुत टाइम लगता है। जितने टाइम पे आप चाहते हो उतने टाइम पे पहुंचता नहीं, महीने महीने, दो दो महीने लग जाते हैं। ऑर्डिनरी पोस्ट की बात कर रही हूँ। इसीलिए देखना, हमेशा आप लोग क्या करते हो? स्पीड पोस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, प्रिंट कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें, तो इन्होंने कहा कि थोड़े से रिलायबल जो कम समय लगा रहे हैं, इन चीजों पे आप जाओगे, वो ये चार चीजें ऑर्डिनरी पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्या कंसेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट, इफ मेंबर रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरिंग ऑफ नोटिस। मैं आईटेक्स कंपनी, ठीक है, मैंने बोला कि मैं सबको ऑनलाइन भेजूंगी, मैंने ऐसा डिसाइड किया। लेकिन भाविका और विधि और शुरभि ये लोग बोलते हैं कि नहीं दीदी, आप एक काम करना ना, हम ना ईमेल देख नहीं पाते हैं, वहां पे इंटरनेट का इश्यू रहेगा, तो आप एक काम करना, आप हमारे घर पे ना स्पीड पोस्ट कर देना। तो इन्होंने अगर अलग से रिक्वेस्ट करी है, मेंबर ने अगर अलग से रिक्वेस्ट करी है, जो भी मोड कंपनी ने डिसाइड किया उसके अलावा अदर देन, तो यस, कंपनी उनसे उसकी एक प्रिस्क्राइब फीस मांगेगी और आपको वो फीस पे करनी पड़ेगी। आ जाओ, इफ मेंबर रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरिंग ऑफ नोटिस थ्रू अ पर्टिकुलर मोड, कोई भी पर्टिकुलर मोड ये मुझे बताएं, अदर देन वन दोज जो लिस्टेड अबव, ऊपर जो भी हमने बताया, कंपनी ने अगर उससे डिसाइड किया, आपने कोई और तरीका बोल दिया, आपने बोल दिया कि एक काम करना, ऐसे करवा देना, वैसे करा देना, मेरे रिलेटिव को दे देना, यहाँ कर देना, वो कर देना, कुछ भी स्पेसिफिक अगर आप डिमांड कर रहे हो, तो यस, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेसिफिक फीस पे करनी होगी। या फिर हो सकता है कि मार्केट में कुछ भी एक डिफरेंट मोड होगा जिसे आप सेलेक्ट करते हो, तो आपने जो कुछ भी मांगा उसकी फीस पे करनी पड़ेगी, जो भी कंपनी डिटरमाइन करेगी, ठीक है, वो आपसे ले लेगी। नेक्स्ट, नोटिस सेंड टू अ मेंबर बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ईमेल इफ मीटिंग इज कॉल्ड बाय द रिक्वेस्ट। अब मुझे बताओ ये रिक्वेस्ट वाली मीटिंग कौन सी है? जो शेयर होल्डर है ना, खुद से करवा रहे थे। शेयर अगर ये करवा रहा है तो अब ये काम, नोटिस भेजने का काम कौन कर रहा है? शेयर खुद, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ये मीटिंग नहीं करवा रहा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करवा रहा होता तो ऊपर सारी चीजें, लेकिन अगर मेंबर्स खुद से मीटिंग करवा रहे हैं तो उनके पास पहला तरीका क्या है? रजिस्टर, दूसरा क्या है? स्पीड, और तीसरा क्या है? ईमेल। ये मोड है। तो क्या मैं तीन बाइफर्केशन कर सकती हूँ? जनरली कैसे कैसे जा सकता है? पहला, पूरी लिस्ट दे रखी थी। सेकंड पॉइंट इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या बताया? दो चीज है, ई वोटिंग वाले और पोस्टल बैलेट,
ठीक है, जिसमें ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या मैं बोल सकती हूँ, मेंबर को खुद से मीटिंग बुला रहे हैं तो आपके पास ये तीन ऑप्शन है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर है? पक्का? चलो, यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है, यहाँ आएंगे, हेडिंग पढ़ो। जब मैंने स्टार्ट किया था ये वाला टॉपिक तो मैंने पहले एक बार में आपको शॉर्ट में सारी ब्रीफिंग दे दी थी। ठीक है, नोटिस किसे किसे देना होता है, किसको देना पड़ेगा, हर मेंबर को। ठीक है, अगर मेंबर की डेथ हो गई है तो किसे दोगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। चलो, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो किसे दोगे, उसके असाइनी को। असाइनी इंसॉल्वेंट समझ में आता है ना, डिटेल में पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। चलो, ऑडिटर को देंगे, ऑडिटर्स को देंगे, एक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ऑडिटर्स। ठीक है, चलो, एवरी डायरेक्टर ऑफ दी कंपनी, किस किस को अगर हमें एजीएम करवाना है, जनरल मीटिंग कराना है तो किस किस को नोटिस देना, हर मेंबर को देना है। डेथ होगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को। दूसरा, ऑडिटर ऑडिटर्स को। तीसरा क्या लिखा है, डायरेक्टर्स को। डन। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है, हम उस कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। वापस, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनी की सब्सिडी को हम क्या मानते हैं, पब्लिक, तो उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग रहते हैं। प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल में खुद से डिसाइड कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना कस्टमाइज बना सकती है कि भैया किन किन पर्सन को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, पर्सन्स टू हुम द नोटिस शुड बी गिवन। बात समझ में आ रही है? हमने ऊपर पढ़ा कि इन कंपनीज, बोल सकती हूँ पब्लिक कंपनी, हर मीटिंग कंपनी को करवाना है, मतलब पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी तुम्हारे लिए भी यही है, लेकिन आप चाहो तो और खुद से आर्टिकल में चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो, अपना कस्टमाइज वर्जन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इट डज नॉट ऑलवेज फॉलो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस। हर किसी को नहीं दिया जाता, प्राइवेट कंपनी वाला नहीं समझ में। ये किसकी बात हो रही है, ऊपर सारी कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, आपकी मर्जी। ठीक है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी आपको सबको मीटिंग में नोटिस देना है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन प्राइवेट कंपनी आप अपने आर्टिकल में अलग से और भी लोगों को ऐड कर सकते हो, जिसमें जो आपकी मर्जी, क्योंकि आर्टिकल आप अपना कस्टमाइज बना सकते हो। लेकिन हम उस कंपनी की बात नहीं कर रहे, उस प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे जो डीम्ड पब्लिक कंपनी है। क्यों? क्योंकि अगर डीम्ड पब्लिक है तो पब्लिक के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। डन। चलो, नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा किसकी बात कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात कर रहा है। जरा मुझे बताओ, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोट करने का राइट आ जाता है जब उनके राइट हिट्स हो। हमने ऐसे चार पॉइंट्स पढ़े थे, 1 2 3, और चौथा वाला था। इन तीन स्टार्टिंग के पॉइंट्स में क्या बोल रहा था, उसी पर्टिकुलर में। लेकिन अगर डिविडेंड नहीं दिया तो सारे मैटर्स में। चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेल नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस एंड वोट एट द जनरल मीटिंग। वैसे तो उसे ना नोटिस मिलने वाला है और ना ही वो क्या करने वाला है, वोट करने वाला है। साफ इन्होंने बोल दिया, एक्सेप्ट क्या है वो, सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब वो पूरे सर्कमस्टांसेस आपको यहाँ नहीं समझाएंगे, क्योंकि आप डिटेल में वो सर्कमस्टांसेस पढ़ चुके हो। ठीक है, दी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन सेंड नोटिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो सर्टेन जो सर्कमस्टांसेस है, अगर उनका इंटरेस्ट हिट हो रहा है तो उन सर्कमस्टांसेस में उसको नोटिस भी देना पड़ेगा। व्हेन देयर डिविडेंड इज, याद आ रहा है, सर्टेन पीरियड बोल दिया, डिविडेंड बचा हुआ है सर्टेन पीरियड, वो सर्टेन पीरियड क्या है, 2 साल। तो आपको यस बुलाना पड़ेगा। अब वो सारी मीटिंग में आएगा भी, उसको नोटिस भी दोगे और आकर वोट भी करेगा। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? चलो, द ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द फैक्ट प्रेफरेंस होल्डर whose dividend are the is entitled to attend and vote at the meeting। क्या ये पैराग्राफ समझ में आया? पक्का? वापस से, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, किस किस को नोटिस देना है। फिर हमने प्राइवेट कंपनी की बात पढ़ी कि आप चाहो तो अपने आर्टिकल में कुछ अलग भी कर सकते हो, अपने हिसाब से दे सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तब देना जब आपने उसको डिविडेंड नहीं दिया है। नोटिस भी देना पड़ेगा, मीटिंग में अटेंड करेगा और साथ में क्या करेगा, वोट भी करेगा। डन। चलो, लास्ट पैराग्राफ आ जाओ। नॉन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, या फिर क्या लिखा है, एक्सीडेंटल ओमिशन। मैंने सबको नोटिस भेजा, ठीक है, नव्या और भूमिका, नव्या और गौरी, ठीक है, इन दोनों को भी नोटिस भेजा लेकिन नहीं मिला। गलती से कुछ हो गया, मतलब सबको भेजा, समझ लो स्पीड पोस्ट किया, लेकिन इनको नहीं पहुंचा। तो साफ इन्होंने बोला है, नॉन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस या फिर एक्सीडेंटली ओमिशन हो जाता है तो इस मीटिंग में जो भी डिस्कशन है तब भी वैलिड माना जाएगा। लेकिन ये फोकस कर रहे, गलती से छूटा, गलती हो गई कुछ, लेकिन ये एक्चुअली में गलती ही होनी चाहिए, जानबूझकर की हुई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, इन्होंने कहा कुछ भी गलती से ओमिट होता है नोटिस देने में, एनी मेंबर शेल नॉट बी
इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग इन द मीटिंग। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? कंटिन्यू। ओमिशन टू सर्व नोटिस ऑफ द मीटिंग, इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये बोला, अगर आप ये बोल रहे अच्छा हमें पता ही नहीं था कि ये तो मेंबर है, ये वाली गलती गलती नहीं है, ये तो जानबूझकर की हुई गलती हो सकती है कि ये क्या बात हुई, आपको ऐसा लगा कि ये मेंबर नहीं है इसलिए इसको नोटिस नहीं दिया, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये केस में हुआ था, उस केस का कंक्लूजन बताया, फिर से रीड करिए। ओमिशन टू सर्व नोटिस ऑफ मीटिंग ऑन अ मेंबर ऑन द मिस्टेकन, वो क्या बोल रहे, ग्राउंड दैट ही इज नॉट अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी सेड टू बी एक्सीडेंटली ओमिशन। इस केस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा कि हमें लगा कि ये शेयर होल्डर नहीं है इसीलिए हमने इसको नोटिस नहीं दिया, तो ये गलती एक्सीडेंटल ओमिशन में कवर नहीं होगी, ये जानबूझकर की हुई गलती है। एक और केस उन्होंने दिया, इस केस का भी उन्होंने कंक्लूजन यही बताया कि एक्सीडेंटल ओमिशन का मतलब ओमिशन मस्ट नॉट बी ओनली नॉट डिजाइन, मतलब आपने खुद से प्लान ना किया हो, डेलिबरेटली अगर आप कर रहे हो तो यस ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये जानबूझकर की हुई है। तो कुल मिला के पूरा कंक्लूजन ये है, गलती से छूटा, मीटिंग वैलिड, जानबूझकर किया, ये प्रूफ हो गया, तो मीटिंग इनवैलिड। समझ में आया? तो ये अब है ना केस जब जाएगा एनसीएलटी में, एनसीएलटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सामने वाले सबूत देंगे कि नहीं भैया, कंपनी सबूत देगी कि नहीं भैया हमसे गलती हुई है, सामने वाला जो मेंबर होगा वो सबूत देगा कि नहीं इन्होंने जानबूझकर किया, तो जैसे जो सबूत लाएगा उस हिसाब से सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन प्रूफ अगर हो गया कि गलती थी तो मीटिंग में जितनी बातें की गई है वैलिड, प्रूफ हो गया कि नहीं गलती नहीं थी जानबूझकर किया गया है तो इनवैलिड। डन? चलो हेडिंग समझ में आ गई, किस किस को नोटिस देना बताओ, किस किस को देना है? सारे मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, असाइने, सेकंड पॉइंट ऑडिटर्स, तीसरा डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल में पर्संस बता सकते किस किस को देना है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है अगर उनके वो जो सर्टेन राइट सिटी होते हैं जैसे डिविडेंड वाला, तो फिर आपको नोटिस भी देना है, वोट भी करेगा। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल ओमिशन चलेगा, एक्सीडेंटल गलती से हुआ चलेगा, मीटिंग क्या है वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगी। डन? और एक हमने उसमें केस में क्या पढ़ा कि आप अगर ये गलती बता रही है, ग्राउंड बता रही कि यार शेयर होल्डर नहीं था हमें ऐसा लगा, तो ये गलती गलती नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या लिखा है? डायरेक्टर को देना, ऑडिटर को देना है, अदर स्पेसिफाइड पर्सन अभी ऊपर तो पढ़ा हमने, लेकिन अब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड वाली बातें आ गई जो एक्स्ट्रा बातें बोलता है। इन्होंने कहा कि वो अदर स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा, अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है तो किसको देना है? ट्रस्टी को, डिबेंचर ट्रस्टी को देना है। ठीक है, अगर कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है तो सीएस को भी देना पड़ेगा, उस ऑडिटर को भी देना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे उन्होंने वही सारी बातें बोली, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर, ऑडिटर, ये सब तो है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिसे देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सेक्रेटेरियल ऑडिटर को। किसको देना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी को। और साफ लिखा है इफ एनी, अगर आपकी कंपनी में वो सिचुएशन होगी तो देना, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेर एवर एप्लीकेबल। ठीक है, कोर्ट में डायरेक्ट द इशू ऑफ द नोटिस टू सम अदर पर्सन एज कोर्ट अपॉइंटेड चेयरमैन, या फिर जो भी ऑब्जर्वर या पर्सन हु एंटाइटल अंडर दिस चैलेंज। कुल मिलाकर सीन ऐसा है, आपकी कंपनी में ऐसी सिचुएशंस है तो सीएस भी आएगा, प्रैक्टिसिंग सीएस जिसने ऑडिट किया है, ट्रस्टी भी आएगा जो डिबेंचर्स का ख्याल रखता है, इफ एनी। इसके अलावा अगर कोर्ट ने बोल दिया कि दूसरे पर्सन्स को भी करना पड़ेगा, हो सकता है, अब देखो कोर्ट कचहरी पहले हुआ करता था इसलिए कोर्ट ये लोग लिखना भूलते नहीं है, तुम्हें इसका मतलब एनसीएलटी ही समझना है। ठीक है, एनसीएलटी चाहे तो दूसरे पर्सन को भी बोल सकता है, हो सकता है एनसीएलटी के पास कोई अपनी शिकायत लेकर गया हो तो एनसीएलटी को लगा कि ठीक है एक ऑब्जर्वर को हमें रखना चाहिए कि मीटिंग सही से हो रही कि नहीं हो रही। हो सकता है कि डिस्प्यूट चल रहा हो तो कोर्ट ने चेयरमैन को अपॉइंट कर दिया, तो कोर्ट ने जिसको बोला है कि ये चेयरपर्सन है ये मीटिंग पूरा देखेगा, ये ऑब्जर्वर है ये देखने आया मीटिंग, तो वो सारे लोगों को भी आपको नोटिस देना है कि मीटिंग कब कहाँ कैसे है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, कंसिडरिंग दैट किसको देना है? प्रेफरेंस होल्डर को भी देना है। आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग क्यों देना है, ये तो लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया, ऊपर ही हमने पढ़ लिया था। चलो, अब ये तो नॉर्मल कंपनी का केस, अगर आपकी कंपनी क्या है? निधि कंपनी। ठीक है, निधि कंपनी है तो आप नोटिस किसको दोगे? ओनली द मेंबर जिनके पास शेयर्स है। ठीक है, मोर देन कितना? 1000 in face value or more than 1% of the total paid up share capital of the company whichever is less। समझना, पढ़ा पढ़ा सा याद आ रहा है कि निधि कंपनी
निधि कंपनी में अगर 1000 है या फिर 1% से, हमने ये पढ़ा था कि इनसे कम है तो न्यूज़पेपर में डालने का। अब हम पढ़े इतने से ज्यादा है, इतने से ज्यादा है तो आप इनको नोटिस दो। इससे कम वाले लोगों को क्या दोगे, न्यूज़पेपर में ऐड करो, सबको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। याद आ रहा है, धुंधला धुंधला सा आ रहा है? चलो रीड करिए। नोटिस इंडिविजुअली आप सबको सेंड करेंगे, उन सारे मेंबर्स को सेंड करेंगे जिसके पास मोर देन 1000 फेस वैल्यू मोर देन 1% है, ठीक है, इन दोनों से व्हिचएवर इज लेस। इससे ज्यादा वाले लोगों को आपको नोटिस देना है, एक एक को ऐसे नोटिस दे दिया। मैंने कहा इन सबको मैं नोटिस दे रही हूँ क्योंकि इनके पास ज्यादा शेयर्स है, ठीक है, 1% से ज्यादा या 1000 से ज्यादा, व्हिचएवर लेस, जो भी लिमिट आती है। अब बाकी लोगों के पास इससे कम है तो साफ इन्होंने बोला फॉर द अदर मेंबर जिनके पास कम है, आप नोटिस को कहां डालो, न्यूज़पेपर में डालो, सर्कुलेट करो, रजिस्टर्ड ऑफिस जहां भी है, ठीक है, और साथ में डिस्प्ले भी कर दो। कहां पर डिस्प्ले करना है बच्चों, आप अपनी कंपनी के नोटिस बोर्ड में। मतलब उनसे कम शेयर्स जिनके पास है आपको न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। क्लियर, पक्का? चलो अब सिक्योरिटी हेल्ड जॉइंटली बाय 2 or more पर्सन, किसको दोगे भाई? दोनों को देते, हमेशा बोला है मैंने। अगर ज्वाइंट लिया, हमेशा बोलती थी रॉकी सर और मैं ज्वाइंट लिया है, रॉकी सर का नाम पहले रखा है, तो उन्हीं को नोटिस दिया जाएगा, उन्हीं को वोटिंग कर रहे, वही आए, उन्हीं को डिविडेंड दिया जाएगा, सारी चीजें तो उन्हीं को मिलेंगी, ठीक है। जिसे अगर मुझे चेंज कराना है, रॉकी सर का नाम पीछे करना, अपना नाम आगे करना है, तो क्या बोलते हैं उससे? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन डिफरेंस समझ में आता है? ट्रांसमिशन क्या है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ वाला केस होता है और इंसॉल्वेंसी वाला। वेरी गुड। ट्रांसपोजिशन मतलब जॉइंट शेयर होल्डर जो है आप पोजीशनिंग चेंज करो, ठीक। चलो तो अगर दो या दो से ज्यादा मेंबर है तो नोटिस किसको मिलेगा, जिसका नाम पहले लिखा है, ठीक है। अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, ठीक है, SS2 बोलता है अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो आप किसे सेंड करेंगे नोटिस, किसे करेंगे? सिंगल होल्डर था तो उसके नॉमिनी को, ये सब पढ़ा है हमने शॉर्ट में, स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। अगर मोर देन 1% जॉइंटली, दो लोग साथ में जॉइंटली, जो जिंदा है उसको मिलेगा वापस। पहली सिचुएशन में क्या बोल रखा है, एक ही मेंबर था उसकी डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को मिलेगा। दूसरे सिचुएशन में क्या बोल रखा है, दो लोग थे साथ में, ठीक है, एक की डेथ हो गई, अगर एक की डेथ हो गई तो किसको मिलेगा, जो जिंदा है। लैंग्वेज रीड कर रही हूँ, मोर देन 1% जॉइंटली हेल्ड, ठीक है, एनी इन होल्डर में से कोई भी एक की डेथ होती है तो जो भी सर्वाइविंग है, जो भी बचा है वो सर्वाइविंग फर्स्ट क्या बोल रखा है, जिंदा इंसान को नोटिस देंगे, दैट्स इट। समझ में आया? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मोर देन 1% जॉइंटली, ऑल दी जॉइंट होल्डर, ऊपर भी जॉइंट होल्डर था नीचे भी, लेकिन ऊपर वाले में इन्होंने एक सिचुएशन बताई कि एक की डेथ हुई है, यहाँ कितने की डेथ हुई है, सबकी, सबकी हुई है, ठीक है। उस नॉमिनी की बात कर रहे हैं, ऑल दी जॉइंट होल्डर जो मिलकर उन्होंने दिया था, मिलकर दिया था तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉमिनी देना भूल गए, ऐसी सिचुएशन है जिसमें नॉमिनी एब्सेंस है, ट्राई करेंगे। देखो होता क्या है कि लॉ का काम है पूरी फॉर्मेलिटी फुलफिल करवाना, पूरी फॉर्मेलिटी फुलफिल करवाई जाएगी, लेकिन स्टिल कोई अगर स्कोप है कि नॉमिनी नहीं है, एब्सेंस है, तो साफ इन्होंने बोल दिया फिर तो आप किसको करोगे। देखो सिचुएशन रीड करो, एब्सेंस ऑफ द नॉमिनी, या तो मेंबर या फिर जॉइंट मेंबर, दो सिचुएशन, ठीक है। अगर नॉर्मल मैं हूं, मैं अपना नॉमिनी नहीं लिखती हूं, तो उन्होंने बोला आप किसको देंगे, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। नॉमिनी में नाम किसी का भी डाल सकती थी, ठीक है, लेकिन अगर नॉमिनी का नाम नहीं डाला है तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेरा बेटा ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जॉइंट मेंबर्स कौन है, जॉइंट मेंबर मैं और कोई भी और, ठीक है। इन्होंने साफ बोला कि अगर जॉइंट मेंबर है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो भैया आप डिस्प्यूट वाला थोड़ा सा लंबा मैटर खींचता है, लेकिन हाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का। एब्सेंस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर नॉमिनी का नाम है तो नॉमिनी का नाम जो है उसी को दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी किसको दोगे, असाइनी को दोगे। मेंबर अगर कोई कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी क्या हो रही है, 'वाउंड अप' हो रही है, तो किसको दोगे, लिक्विडेटर। दो सिचुएशन बनाते हैं,
कंपनी वाउंड अप नहीं हो रही है, नॉर्मली है, तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? डायरेक्टर। कंपनी को देंगे डायरेक्टर नोटिस में आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी खत्म हो रही है तो डायरेक्टर की जगह कौन ले लेता है? लिक्विडेटर ले लेता है, तो लिक्विडेटर आएगा रोल पे। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? नोटिस गिवन टू, अब पूरी लंबी लिस्ट एक साथ बता दी उन्होंने, जो भी ऊपर पढ़ाया। किसको दोगे? मेंबर को, नॉमिनी को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब कोई भी हो सकता है ना डेथ के केस में। नॉमिनी का नाम है तो नॉमिनी, अदरवाइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी, ऑडिटर, डायरेक्टर, डिबेंचर ट्रस्टी, लिक्विडेटर। कंपनी वाइंड अप हो रही है, ये देखो वाइंड अप की जगह तुम्हारी बुक में भी बाउंड अप लिख दिया क्या? वो गलती से लिख लिया, ठीक है। चलो, जो भी पर्सन स्पेसिफाइड है। अदर रिसिपिएंट ऑफ द नोटिस, अगर कंपनी लिस्टेड है तो भैया किसको बताओगे? कौन आएगा रोल में? स्टॉक एक्सचेंज आ गया। अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया। फॉरेन कोलैबोरेशन अगर आपका हो रखा है तो वो भी, ठीक है। इन केस ऑफ द कंपनी आर डीमैट फॉर्म में है तो अब कौन आ गया? एनएसडीएल, सीडीएसएल। तो ये सारे अदर्स लोग भी रहेंगे। क्लियर है? पक्का? होल्डर्स ऑफ द स्टॉक ऑप्शन, एनी अदर whom the company agree to give notice। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट। वापस से हेडिंग हमने क्या पढ़ी? SS2 पढ़ा हमने। SS2 बोलता है और किसको देना है, जबकि हमने यहाँ तो पढ़ लिया था ना, कंपनीज एक्ट ने बोला इनको देना है। SS2 बोलता है और एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज, इनको तो देना देना है। ऑडिटर, डिबेंचर ट्रस्टी, निधि कंपनी में इन सारे मेंबर्स की बातें, ठीक है। देन अगर लिस्टेड हो तो ये सारी और एक्स्ट्रा बातें। डन बच्चों? इरेगुलर नोटिस, इस हेडिंग का थोड़ा मुझे मीनिंग बताने का ट्राई करो। इरेगुलर नोटिस, हाँ, इरेगुलरिटीज, कोई भी काम इरेगुलरिटी से कर रहे हो, लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस, ए ना लाइक ध्यान दे, इरेगुलर नोटिस, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं जिसे हम बोलेंगे कि ये इरेगुलर इरेगुलर नोटिस है। व्हेन द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग इशूड, क्या कर दिया? विदाउट ऑथराइजेशन बाय द बोर्ड। साफ इन्होंने बोला भैया बोर्ड की ऑथराइजेशन नहीं थी, बिना बोर्ड की ऑथराइजेशन आपने नोटिस किया, मतलब आपने इलीगल तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, लॉ का प्रॉपर जो गिवन है प्रोसीजर वो फॉलो आप नहीं करते, उसे इरेगुलरिटीज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था वैलिड मीटिंग, वैलिड नोटिस तब किया जाएगा जब क्या होगा? प्रॉपरली तरीके से ऑथराइज पर्सन मीटिंग कन्वे करवाएगा, यही पढ़ा था ना। चलो, नोटिस क्या किया? कौन से, कौन सी बोर्ड? वो बोर्ड जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुए इनवैलिडिटली, मतलब कि बोर्ड सही नहीं है, बोर्ड में डिफेक्टिव है, बोर्ड डिफॉल्ट है, ठीक है, उसने ये नोटिस भेजा। हम मान के चल रहे हैं कि ये इरेगुलर नोटिस माने जाएंगे कब कब? अगर प्रॉपर अथॉरिटी ने नहीं करवाया है, या फिर जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो बोर्ड ही गड़बड़ है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर who has signed the notice is void, the notice get issued even after the discovery of the invalid। आपका जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, जिसने साइन किया है, वो सही नहीं था, वॉइड था। याद करो हमने पढ़ा था, हमें बाद में पता चलता है भैया जिस बंदे को हमने अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर, जिस क्वालिटी को सोच के वो सही नहीं निकला, तो उसके द्वारा दिए गए जो डिसीजन से सही है कि गलत है। जब तक पता नहीं था तब तक सही है, जिस दिन से पता चला गलत। भैया पता चला बाद में, क्या बोल रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हु हैव साइन द नोटिस इज वॉइड। बाद में पता, जब पता चला उसके बाद से भी ये काम करवा दिया। उससे पहले फॉर एग्जाम्पल, ये हमने स्टार्टिंग के कंसेप्ट में पढ़ा था, पता हमें 12 सितंबर को चला, ठीक है, नोटिस कब भेज दिया था? 10 सितंबर को, तो नोटिस सही है। पता चलने के बाद 14 सितंबर को आप नोटिस भेज रहे हो तो एकदम गलत है। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। क्या क्या लिखी होनी चाहिए? डेट, प्लेस, सब लिखा होना चाहिए ना। तो आपने जो प्रोसीजर बता के रखी है उसके अकॉर्डिंग नहीं किया, कुछ ना कुछ मिसिंग है आपके इसमें। डन? कंसेप्ट क्लियर है? ये कुछ एग्जांपल्स दिए। सेक्शन 101 खत्म। यस, इतना साफ साफ इतनी बार लिख रहे हैं ये लोग कि नोटिस में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नोटिस में तुमने वेन्यू नहीं लिखा, वैलिड है कि इनवैलिड है? कहाँ जाएंगे? बैठे रहो घर पर। पूरा इनवैलिड। टाइम नहीं लिखा, इतनी इंपॉर्टेंट बात। क्या ये बात समझ में आ रही है कि कब होगी मीटिंग? आपने टॉपिक नहीं लिखा किस में डिस्कशन करने वाले, तो मीटिंग होगी किस चीज की? तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, यस इनवैलिड हो जाता है। ठीक, उसमें डाउट है? जैसे ये वाला एग्जाम्पल, जैसे
हमें पता चला कब? ए, नहीं बात कर रहे हो, ध्यान दो। 12 सितंबर को 12 सितंबर को पता चला, क्या पता चला? गलत है, नोटिस पहले भेज दिया था उसी डायरेक्टर, तो उसका काम सही है कि गलत है? वैलिड है, क्योंकि नहीं पता था ना। लेकिन जब पता चला, अब दूसरी सिचुएशन, हमें पता चल गया 12 सितंबर को और हमने उसी से काम करवाया, तब भी 14 सितंबर को चलो नोटिस भेजो, नोटिस में साइन करो, तो इनवैलिड है। ठीक है, पता रहने के बाद भी अगर करवाओगे तो गलत होगा। ये चीज हम पहले ही स्टार्टिंग के चैप्टर्स में एक दो बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आएगा डायरेक्टर वाले चैप्टर में, यहाँ भी फिर से रिपीट मारा है। ठीक, और वो भी एग्जाम्पल बताया इन्होंने, तो बस अभी कंसेप्ट नहीं। ठीक है, आ जाओ। सेक्शन 101 खत्म, 101 नोटिस की बात करता है। आओ वापस। 96 एजीएम, 97 एनसीएलटी क्या करवा रहा है? एजीएम। 98 एनसीएलटी ईजीएम। 99 पेनल्टीज, है ना? 100 ईजीएम। 101 नोटिस जो भी आपने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं 102। हेडिंग बताओ क्या है? हर बार आ जाता है, फर्स्ट पार्ट में भी इतनी सारी जगह पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देखा, होता क्या है जरा बताओ तो ये। वेरी गुड। जब भी आप स्पेशल बिजनेस एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देते हो जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो, देखो नाम से ही काम समझो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरी बातें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बाय बैक करना है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बायबैक में आपने कल टेस्ट ही दिया तो आपने पढ़ा होगा कि कितने सारे पॉइंट्स थे, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, ताकि उसे सोच समझ कर आप डिसीजन ले सको। ठीक है, चलो सेक्शन 102 पहले शॉर्ट में समझेंगे, पहले शॉर्ट में समझेंगे। दिख रहा है? पहले बताओ, ले लो पहले फोटो ले लो, इससे पहले फोटो ले लेके डिस्टर्ब हो जाओ तुम लोग। ये पूरा क्रक्स एक साथ। पल्लू ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक नहीं लगता है तू, बहुत पटेगा। आ जाओ, क्या लिखा है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ किया जाता है, एनेक्स मतलब क्या, साथ में अटैच करके दिया जाता है। ठीक है, चलो अब भी हम पढ़ रहे हैं एजीएम, ईजीएम साथ में पढ़ेंगे। पहले एजीएम, टू टाइप ऑफ बिजनेस। एजीएम में दो टाइप के बिजनेस होते हैं जो डिस्कस किए जाते हैं। पहला टाइप क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या ये 4 पॉइंट बताने की जरूरत है क्या? टू कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट करना है एक तरफ डायरेक्टर का, एक तरफ ऑडिटर का। ठीक है, बाकी सबको हम क्या बोलते हैं? तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब देना है? जब ये स्पेशल बिजनेस डिस्कस करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है। मतलब अगर ये बस ऑर्डिनरी बिजनेस करे तो सिंगल नोटिस से काम चल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलो, ऑल द बिजनेस जो भी एजीएम में पास किए जा रहे हैं वो सब क्या है? स्पेशल। अगर वो सब स्पेशल बिजनेस है तो उन सब में क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आ जाओ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विथ एवरी स्पेशल बिजनेस। कुछ मटेरियल फैक्ट्स है जो आपको इसमें लिखे होने चाहिए। द नेचर ऑफ द कंसर्न, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल, अदरवाइज, इफ एनी, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम। जो भी बात आप डिस्कस करने वाले हो उसकी सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। किसको बतानी चाहिए? एवरी डायरेक्टर और मैनेजर का कोई इंटरेस्ट है तो बता दो, एवरी अदर की मैनेजर पर्सन का, रिलेटिव का। अब अक्सर तुम याद करो जब भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसमें ये सारी बातें लिखी रहती है, भैया डायरेक्टर का शेयर होल्डिंग बता दो, उसका कोई इंटरेस्ट तो जुड़ा नहीं, उसके रिलेटिव का, कंपनी के केएमपी का, ये सारी बातें लिखी रहती है। एनी अदर इंफॉर्मेशन फैक्ट that enable the members to understand the meaning, scope या implication of the item business that take decision। इन्होंने साफ बोला है सारी वो बातें बतानी चाहिए आपको जिससे मेंबर्स डिसीजन लेने में थोड़ा सा उनको ईज हो जाए। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझ में आया? एजीएम के केस में कब देना पड़ेगा? ओनली फॉर स्पेशल बिजनेस। ईजीएम के केस में कब देना पड़ेगा? सारे मैटर यहाँ पे स्पेशल होते तो सब केस में देना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब दिया जाता है, समझ में आया? आओ अब तुम्हारी बुक की लैंग्वेज रीड करेंगे। सेक्शन 102 स्टेटमेंट डिटेलिंग विद द मटेरियल फैक्ट, बिजनेस जो कि स्पेशल बिजनेस है, ठीक है, जो नोटिस के साथ आप देते हैं।
सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोलते हैं स्पेशल बिजनेस में ही आपको देना चाहिए। साथ में जब आप ये नोटिस के साथ जब आप इसे लेते हैं तो साफ इन्होंने बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस नॉट रिक्वायर्ड। अभी तो बता दिया ऑर्डिनरी बिजनेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट क्या लिखा है, ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंटेड अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर ऑडिटर। क्या तुम्हें स्पेशल नोटिस टाइप की सारी बातें याद आ रही हैं क्या? वापस, क्या ऑर्डिनरी बिजनेस में जरूरत है? नहीं। एक्सेप्ट ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट आर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर डायरेक्टर, तो फिर दे देना, क्योंकि ये थोड़ा सा मैटर इंपॉर्टेंट हो गया। हम ऑर्डिनरी बिजनेसेस डिस्कस करें जिसमें हमें ऑडिटर रोटेशन में जा रहे हैं उसी को रिअपॉइंट कर रहे हैं, डायरेक्टर रोटेशन में जा रहे हैं उसी को रिअपॉइंट करे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसके अलावा किसी और को कर रहे हो तो फिर देने की जरूरत है। समझ में आ रही है क्या बात? पक्का इस बात को याद रखना। नो ऑर्डर, सॉरी, नो ऑर्डर टू रिस्ट्रेन द होल्डिंग मीटिंग ऑन द ग्राउंड वायलेशन सेक्शन 102 वाज टू बी पास। पढ़ो और मुझे बताओ ये केस क्या बोलता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अगर सही से नहीं भेजा तो क्या होगा? क्या बोल रहे? अगर सही नहीं इंफॉर्मेशन भेजी है तो आप अपनी बातें रख सकते हो। समझ में आ रही है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का काम क्या है? डिसीजन और थोड़े बेटर तरीके से झोल किया आपने, उसमें कुछ उंगली करी, आपने इंटरेस्ट जानबूझ के नहीं दिखाया, तो बच्चे अपनी बातें रख के आप उसको क्या कर सकते हो, गलत प्रूफ कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, शेयर, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किसको दिया जा रहा है? आप लोगों को। मैं इस मीटिंग में स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने वाली हूँ, तो मैंने आपको नोटिस भी दिया और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसमें जानबूझ के मैंने एक बात नहीं बताई। क्या नहीं बताई? कि मेरा उसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे मालूम था अगर जैसे ही बताऊंगी इंटरेस्ट है तुम लोग सब आके वोट कर दोगे अगेंस्ट में, तो फिर गलत है ना ये। ठीक है, तो मेंबर्स के साथ धोखा हो रहा है। डन। चलो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा क्या होता है? आओ, सारे मटेरियल फैक्ट्स। व्हाट डू मीन बाय मटेरियल फैक्ट्स? शुड बी ठीक से बैठ, पल्लू ठीक से बैठ बेटा। सारे मटेरियल फैक्ट्स मतलब सारी इंपॉर्टेंट बातें। आओ, इंटरेस्ट बताना है वही जो मैंने बताया, एवरी डायरेक्टर मैनेजर केएमपी, ठीक है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट जो भी रिलेटिव इन सबका है। अभी शॉर्ट में जो बताया कि एक्सप्लेनेटरी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कोई भी स्पेशल बिजनेस है या फिर कोई भी अफेक्टेड transacted at the meeting or affect any other company extent of the shareholding interest in that other company, तो every promoter director manager इन सबको, every other KMP जिसका भी if any extent कितना, नॉट लेस देन, कम से कम 2% पेड ऑफ शेयर कैपिटल का इंटरेस्ट है, तो यस ये सब भी इंटरेस्ट आपको बताने पड़ेंगे। इंटरेस्ट तो बताना ही पड़ेगा आपको भैया, 2% से ज्यादा का भी अगर इंटरेस्ट होल्ड करके बैठे हो तो। समझ में आया? ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अक्सर आ जाता था ये बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स कि भैया डायरेक्टर के इन सबका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये सारी बातें भी आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि डिसीजन कोई और भी है, किसी और का भी है ना, रिलेशन इससे जुड़ा हुआ है। Place where any item of the business refer to any document which consider at the meeting the time place where such document, कब इंस्पेक्शन हो सकता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम जो मैटर करने वाले हैं डिस्कस, उसकी सारी बातें लिखी है, और उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपको चेक करना है तो प्लीज उसमें ये भी बता दो कि इंस्पेक्शन करने कब आ सकते, कैसे आ सकते और कहाँ आ सकते, ये सारी चीजें भी बताओ। चलो, इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। अगर आपने पूरा डिस्क्लोजर, सबसे पहले डिस्क्लोजर नहीं दिया, या फिर आपने इनसफिशिएंट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी किसी भी स्टेटमेंट में प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर या केएमपी के लिए, तो साफ साफ इन्होंने बोल दिया लाइबल टू कंपनसेट द कंपनी। जानबूझकर मैंने एक इंटरेस्ट नहीं बताया, वही कि मेरा इस बिजनेस से मुझे फायदा हो सकता है, ठीक है, मेरा इसमें 50% की शेयर होल्डिंग थी, ये बात मैंने नहीं बताई, तो फायदा मुझे वो अच्छा खासा, तो पूरा कंपनसेशन मुझे कंपनी को पे करना पड़ेगा और लगेगी साथ में पेनल्टी भी। समझ में आया? फुल डिस्क्लोजर दो, नहीं दोगे तो पेनल्टी। डन। बॉक्स आप रीड करेंगे अभी के अभी।
पल्लू बता क्या बोल रहा है ये बॉक्स। तो सारे दिशा बताओ बेटा बॉक्स क्या बोल रहा है। कुछ नहीं, बोर्ड के रिकमेंडेशन की बात हो रही है। रेगुलेशन, एलओडीआर की स्टेटमेंट। एलओडीआर मतलब लिस्टिंग कंपनी, लिस्टेड कंपनी तुम्हारी बात की जा रही है। स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस एज रेफर्ड इन दिस, मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात हो रही है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप साफ साफ ईच आइटम स्पेशल बिजनेस तो लिखेंगे लिखे। टू द ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग शैल आल्सो सेट बोथ क्लियरली रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड टू द शेयरहोल्डर। शेयरहोल्डर को क्या रिकमेंड करते हैं, आप अपना रिकमेंडेशन लिखो। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप, मैंने बोला कि मैं बाय बैक कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, बाय बैक नहीं, चलो ब्रांच खोल रही हूँ, ठीक है, मैं सजेस्ट करती हूँ, मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आप ब्रांच खोलने के लिए अगर फेवर करेंगे तो कैसे फायदा होगा, तो अपना रिकमेंडेशन भी आप यहाँ पे लिखेंगे। तो रिकमेंडेशन फोकस क्या क्या है, क्या पल्लू समझ में आ रहा है बेटा? पढ़ा तो उतनी शिद्दत से, आगे वोट करके आपको फेवर लेना अगेंस्ट लेना जो, लेकिन अपना रिकमेंडेशन तो देने का। फॉर एग्जाम्पल कंपनी टेक ओवर होने वाली है, उसको लेके मुझे करना है, तो मैं रिकमेंड क्या करूंगी कि भैया टेक ओवर मत होने देना। रिकमेंडेशन दे रही हूँ अपना, करना ही नहीं करना वो आपकी मर्जी है, वोटिंग में आकर, लेकिन प्लीज अपना रिकमेंडेशन भी देने का। डन। चलो नीचे क्या लिखा है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है, वेग है, ट्रिकी है, मतलब जानबूझ के आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, इनसफिशिएंट, मिसलीडिंग कर रखा है। तो साफ इन्होंने बोला ऐसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बैड इन लॉ, बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाना ही गलत है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नॉट टू बी एनेक्स टू द नोटिस ईजीएम के केस में करने बाय दी रिक्विजिट, क्या ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देने की जरूरत है अगर मीटिंग कौन करवा रहा है, मेंबर्स। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों? सीधा लॉजिक ये कि भैया वो क्या क्या कब तक एक्सप्लेन करेंगे, करना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को था, वो कर नहीं पा रहे इसलिए वो मीटिंग कर रहे, तो उनकी फॉर्मेलिटी थोड़ी सी कम रहती है। डन, खत्म। क्या था ये सेक्शन नंबर? वापस, पहले आपको एजीएम और ईजीएम क्या होता है बताया, ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि चलिए मीटिंग क्या होता है, कंसेप्ट समझा दिया। अब हर मीटिंग के लिए क्या जरूरी होता है, नोटिस। नोटिस के साथ अटैचमेंट में क्या जाता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। अब नोटिस भेज दिया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेज दिया, अब आप लोग मीटिंग में आ गए हो। अगर आप मीटिंग में आ गए हो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोरम। ये स्टेप बाय स्टेप ही आपको सेक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले आपको एजीएम ईजीएम समझाया, समझ लिया आपने, फिर नोटिस समझाया, फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझाया, और अब आपको क्या समझाया जा रहा है, कोरम। अब याद आ जाएगा थोड़ा बहुत शायद तुम लोग को, है ना, आ रहा है थोड़ा बहुत कि कितना मिनिमम कोरम होना चाहिए एक वैलिड मीटिंग के लिए। चलो पब्लिक कंपनी की बात करें तो कोरम आपकी कंपनी में डिपेंड करता है कितने मेंबर्स है, कितने मेंबर है, नॉट मोर देन 1000, 1000 से कम है। ऊपर का एग्जाम्पल याद आ रहा है, हमने कोरम पढ़ा था, उसका एक एग्जाम्पल पढ़ा था जब कोरम का एक कंसेप्ट समझा रहे थे, ठीक। चलो तो वहां मैं आपको कह रही थी ये पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में भी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ इसका मेन चैप्टर है। अगर एक पब्लिक कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी में मेंबर्स कितने हैं, मेंबर अगर 1000 से कम है तो आपको मिनिमम मीटिंग में 5 मेंबर प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग आगे कंटिन्यू हो पाएगी, अदरवाइज एडजर्न हो जाएगी। अगर 1000 से ज्यादा लेकिन 5000 के अंदर है तो मिनिमम कितने चाहिए, 15 चाहिए। अगर 5000 से ज्यादा है तो मिनिमम कितने चाहिए, 30 चाहिए। लेकिन ये पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में क्या बोला, हमारे लिए तो बस 2 ही मिनिमम है, ठीक है। फिर हम ये समझते हैं कि आर्टिकल से, अपने आर्टिकल में लिख के आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का। चलिए कोरम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले यहां से ले लो, फोटो शोटो।
जब हम मीटिंग एडजर्न पढ़ रहे थे तो उसी में हमने समझ लिया था कि चेयरमैन आएगा, कितना देर वेट करता है, आधा घंटा वेट करता है। चलो, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द होल्डिंग द मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, जब भी अपॉइंट किया चेयरमैन को, चेयरमैन आ गया है, चेयरमैन ऐसी मीटिंग में आधा घंटा वेट कर रहा है, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जनरल मीटिंग एजीएम ईजीएम क्या हो जाता है? क्या सेम बातें हमने पढ़ी थी, मीटिंग एडजर्न हो जाएगा सेम डे ना नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस, या फिर और सम अदर डेट अदर टाइम प्लेस जैसा बोर्ड डिसाइड करे। और डिटेल याद आनी चाहिए, बोर्ड ने जो डिसाइड किया 30 डेज से बहुत लेट किया, 30 डेज से ज्यादा, 30 डेज और मोर, या फिर 30 डेज और लेस। अगर 30 डेज से ज्यादा किया तो नोटिस, 30 डेज से ज्यादा मीटिंग आज हम एडजर्न कर रहे हैं और जो बोर्ड ने डेट डिसाइड करी वो 30 डेज से ज्यादा की है, 30 डेज के बाद की है, तो नोटिस नॉर्मल। 30 डेज से पहले की है तो फिर 30 डेज से ज्यादा की है तो फ्रेश जैसा होता है 21 डेज पहले वैसा ही होगा। लेकिन अगर 30 डेज से कम का है तो 3 दिन पहले। याद आया? पक्का? चलो, इन्होंने बोल दिया इन केस ऑफ एजीएम कॉल्ड बाय, कौन करवा रहा है? रिक्वेस्ट, जो 100 सेक्शन के सबसेक्शन 4 में पड़ी है, ठीक है। द मीटिंग शैल बी स्टैंड कैंसिल। याद आ गया? इनकी मीटिंग तो क्या होगी? एडजर्न हो रही है, ये एडजर्न हो रही है, और इनकी मीटिंग क्या हो रही है? कैंसिल। याद आ गई? पक्का? क्यों कैंसिल की जा रही है, जरा लॉजिक बताओ, इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? खुद बुलाकर खुद नहीं आते हो, क्योंकि खुद भी आते तो भैया कम से कम 5 तो हो ही जाते, 15 तो हो ही जाते, 10% में इतने लोग तो फिर भी आ जाते। खुद बुलाकर अगर नहीं आते हो तो कोई एडजर्न का सीन नहीं है, कैंसिल। ये ऐसा ही है कि मैंने केस किया किसी पर और मैं ही खुद कोर्ट में नहीं आई तो कैंसिल हो जाना चाहिए ना। अगर मैंने केस किया और सामने वाला नहीं आया तो एक फिर भी, हाँ एक्सपर्ट है, वेरी गुड, तो फिर भी एक चांस तो रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, कंपनी गिव 3 दिन का, है ना, कम से कम 3 दिन का नोटिस टू द मेंबर, आइदर इंडिविजुअली या फिर क्या करेगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा। पढ़ा था हमने, एक्चुअली में हमने एडजर्न मीटिंग पढ़ लिया था, उसमें कोरम की सिचुएशन आ गई थी, इसलिए वहां पे हमने वो चीजें समझ ली थी। इफ एडजर्न मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होता था? जितने लोग हैं उतने में ही हो जाएगा, लेकिन कम से कम 2 तो होने चाहिए, नहीं तो मीटिंग मतलब 2 लोगों की बातें होती है, ठीक है। तो मेंबर प्रेजेंट शेल बी कोरम। डन? आओ, तुम्हारी बुक की लैंग्वेज ये तो समझ में आ गया। तुम्हारा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या बोलता है? नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल। कोरम का मतलब बस हमने काउंट किया, हो गया, है ना, आधे घंटे में किया, 5 मिनट बैठे, चले गए बाकी लोग। कोरम मतलब उन्होंने बोला भाई ऑल्सो, जब पूरा बिजनेस ना डिस्कस हो रहा हो, पूरे टाइम कोरम की बात हो रही है, स्टार्टिंग में नहीं। मीटिंग 5 घंटे चलेगी, 1 घंटे तक कोरम था, उसके बाद नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं। नॉट ओनली द कमेंसमेंट बट ऑल्सो वाइल ट्रांजिटिंग बिजनेस। कोरम प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल इज हायर, अभी पढ़ा हमने, 5, 15, 30, ये एक स्टैंडर्ड दे रखा है। आप चाहो तो इसको इंक्रीज कर सकते हो, हायर कर सकते हो, ठीक है। कोरम शेल confirm such higher requirement, member need to be personally present at the meeting to constitute quorum। इसका मतलब क्या है? प्रॉक्सी को एक्सक्लूड किया जाएगा। एक एग्जाम्पल आ गया था, इलस्ट्रेशन आ गया था जो मैंने समझाया था, जिसमें प्रॉक्सी की काउंटिंग नहीं हो रही थी। मैं आपको बस ये बोल रही थी कि अभी आपने प्रॉक्सी नहीं पढ़ा है, इसीलिए अभी प्रॉक्सी भी अलग से पढ़ोगे। अब देखो यहाँ कोरम पढ़ रहे, तो कोरम में किसे काउंट किया जाता है? कोरम में काउंट किया जाता है उस मेंबर को जो मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट है। जो प्रॉक्सी के थ्रू प्रेजेंट है वो कोरम में काउंट नहीं होगा, लेकिन उसकी वोटिंग में उसको इंक्लूड किया जाता है। क्या याद आ रहा है? इलस्ट्रेशन, हमने इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा था। तो यस, कोरम मतलब मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, उनके काउंट किया जाएगा, ठीक है, जिसमें प्रॉक्सी इंक्लूड नहीं होता है। याद रहेगा? एक्चुअली बस जनरल मीटिंग का दर्द क्या है? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ठीक है, किसमें आता है किसमें नहीं आता, ये बस आपको रिवाइज कर करके याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, बस रिटेन करना है, ठीक है। चलो, इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा रहे हैं। कंसीडर कंपनी वर्दी नंबर ऑफ मेंबर्स ओरिजिनली लार्ज, कितना है? 500। द कोरम फिक्स बाय द आर्टिकल, 500 लोग हैं
और आर्टिकल में उन्होंने कोरम क्या बना दिया 100। हमने तो 5 15 30 पढ़ा था, ये 100 कैसे कोरम रख सकते हैं क्या? पक्का रख सकते हैं? हायर रख सकते हैं ना, अभी इन्होंने बोला कि हायर रख सकते हैं, लेकिन कम नहीं रख सकते। मैं रखूंगी 3, रख सकती हूँ क्या? नहीं रख सकती। 5 दे रखा है, 3 कर सकती हूँ? नहीं। लेकिन उसके ऊपर 6 7 8 9 100 कर सकती हूँ ना। चलो, कंपनी में 500 लोग हैं, कोरम उन्होंने खुद से 100 डिसाइड किया, ठीक है। बाद में आर्टिकल में लिख दिया है जब जब मीटिंग होगी 100 लोग आएंगे। कभी एक समय आया, कंपनी में 450 members sold their share which were acquired by some of the remaining 50 members। क्या किया यहाँ पर? 450 मेंबर्स ने बेच दिए अपने शेयर्स। किनको बेच दिए? जो 50 कंटिन्यू करने का सोच रहे थे इस कंपनी में, उन्हीं को बेच दिए। मेंबर की शेयर होल्डिंग बढ़ गई। नंबर ऑफ मेंबर्स तो 50 ही है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सारे 450 लोग, ये सारे के सारे लोग बेच के इन 50 लोगों को चले जाते हैं, ठीक है तो ये 50 ही। और आर्टिकल में कितना लिखा था कोरम? 100 लिखा था, ठीक है। आ जाओ। प्रोसीडिंग विल बी वैलिड इफ ऑल द मेंबर्स आर प्रेजेंट। अब मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है। आपने अपने आर्टिकल में लिखा था कि कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए? 100। क्या 100 अब पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर सारे के सारे प्रेजेंट है, ऑल द मेंबर्स आर प्रेजेंट इन अ पर्सन, द गिवन केस लेस देन 50 मेंबर्स आर प्रेजेंट, तो कोरम नहीं, पूरे 50 प्रेजेंट होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? मैं कहीं फंसी बता? तो ऑल्टरेशन करना चाहिए था, कंपनी ने ऑल्टरेशन नहीं किया। अब करेगी जब उसे पता चलेगा शिट ये तो चेंज करना हम भूल गए। तो अभी तुरंत तो चेंज करेंगे नहीं, अभी इस मीटिंग को तो वैलिड करना है। उस मीटिंग को वैलिड करने के लिए उन्होंने बोला आपके आर्टिकल में लिखा है, तो आपकी कंपनी में पूरे 50 है, 50 के 50 प्रेजेंट होते हैं, तो हम इस सिचुएशन को वैलिड मानेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है? चलो, SS2 बोलता है, क्या बोलता है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसका? बॉडी कॉर्पोरेट। रिप्रेजेंटेटिव किसका? कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था सेंटर को रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है गवर्नर। वहां जब हम केस पढ़ रहे थे तो उन्होंने वो पहले ही वो दे दिया था, अभी इसे पढ़ेंगे और फिर उस केस में वापस आ जाएंगे, ठीक है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसका है? बॉडी कॉर्पोरेट का। रिप्रेजेंटेटिव किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव किसका है? गवर्नर ऑफ स्टेट इज डीम्ड टू बी अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तुम्हें लगता है कंपनी की मीटिंग में प्रेसिडेंट आ रहा है, अब तुम्हें लगता है अकेले प्रेसिडेंट आएगा? साथ में तो कितने लोग आएंगे उसके बॉडीगार्ड, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो सब मीटिंग में अटेंड कर रहे, और कोई मीटिंग में ध्यान नहीं दे रहा, सब प्रेसिडेंट को घूर घूर कर देख रहे। तो साहब इन्होंने बोला ये लोग नहीं आ सकते मीटिंग में, तो प्लीज इन्हें मीटिंग में ना बुलाओ, इनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और मान लिया जाएगा कि ये क्या है, पर्सनली प्रेजेंट है, और इसे काउंट किया जाएगा। इसीलिए जब वो हम एग्जाम्पल पढ़े थे तो उस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, है ना, काउंट किया जा रहा था, उसमें गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव आया था। तो रिप्रेजेंटेटिव किस किस क्या? कंपनी, कंपनी तो खुद चल के आ भी नहीं सकती, डायरेक्टर आएगा उसके बदले में। प्रेसिडेंट के बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, और कौन? गवर्नर, ठीक है। तो इन्हें काउंट किया जाएगा। हम पढ़ रहे हैं कोरम में किसे काउंट किया जाता है, किसको नहीं? पर्सनली मेंबर जो प्रेजेंट है उसको किया जाएगा, प्रॉक्सी को नहीं। अगर इनके रिप्रेजेंटेटिव है तो मान लिया जाएगा कि ये पर्सनली प्रेजेंट है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ये खुद से आ सके। 1 person कैन बी ऑथराइज, एक पर्सन बहुत सारे, एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट को क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है। एग्जाम्पल फिर से याद, दो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था एक पर्सन, दो मेंबर काउंट किए जाएंगे उससे कि भैया ये दो मेंबर है, ठीक है। इन सच केस ही इज ट्रीटेड मोर देन 1 member। अगर वो 3 का रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 काउंट किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? However, to constitute a meeting, at least 2। इन्होंने कहा कि भाई लेकिन मीटिंग के लिए इंसान जरूर रख लेना, कम से कम हमें 2 इंसान तो चाहिए। Shall be present in a person। In case of public company, not more than 1,000 members with the quorum requirement। 5 ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होने चाहिए? वापस पहले मुझे बताओ, यहाँ तक पहले कंसेप्ट क्लियर है ऊपर तक? पक्का? अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले, डन? ऊपर सारी चीजें क्लियर है? पक्का? चलो, यहाँ से मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट जो हो रही है एकदम वैलिड तब माना जाएगा जब उसमें कम से कम क्या होने चाहिए? 2 इंडिविजुअल, मतलब इंसान पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, डन?
दूसरा, इन केस कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी में मेंबर्स कितने हैं, नॉट मोर देन 1000, मतलब 1000 से कम। कोरम कितना होना चाहिए, 5, हम 5 में ही मान रहे, 5। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अभी हमने पढ़ा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किस किस का होता है, कंपनी का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, गवर्नर का होता है, ठीक। जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, 5 बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी फॉर्म अ कोरम। समझो अब, हमें कोरम चाहिए, कम से कम 5 लोग होने चाहिए, ठीक है। मेरी कंपनी में 1000 से कम मेंबर्स है, 5 लोग भी आएंगे तो भी मेरा काम चल गया। तो 5 लोगों में उन्होंने क्या बोला, कम से कम क्या होने चाहिए, 2 मेंबर ना इंडिविजुअल वाले होने चाहिए। 5 के 5, ये पूरे 5 के 5 हमने क्या कर दिए, रिप्रेजेंटेटिव बैठा दिए। ये रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं, बॉडी कॉर्पोरेट के। पांचों के पांचों बॉडी कॉर्पोरेट के अगर रिप्रेजेंटेटिव है, हम इसे कोरम नहीं मानेंगे। नॉट फॉर्म अ कोरम बाय हिमसेल्फ बट कैन डू सो इफ एटलीस्ट एक भी इसमें पर्सनल, एक इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है, बाकी सब ये बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम मान लेंगे वापस। कोरम मीटिंग वैलिड तब जब कम से कम 2 इंडिविजुअल हो। लेकिन अगर एक पब्लिक कंपनी है तो हमें 5 लोग चाहिए, पांचों के पांचों बॉडी कॉर्पोरेट है तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। पांचों के पांचों बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव तो काम नहीं चलेगा, कम से कम उस केस में क्या लिखा है, एटलीस्ट भाविका वो एक पर्सनली मेंबर प्रेजेंट होनी चाहिए, बाकी 4 रिप्रेजेंटेटिव चलेंगे। क्या समझ में आ रहा है, पक्का? समझो, मीटिंग में इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होने वाली है, ठीक है। 2 इंसान मेंबर आएंगे तो थोड़ा इंसानों की तरह सोच पाएंगे। ये अगर रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव को इतनी नहीं पड़ी रहती है, खुद का पैसा जिसका लगा रहता है कंपैरिजन वाइज, ठीक है। नव्या और गौरी, इनका खुद का पैसा लगा है, तो सोच पाएंगे, वो ध्यान पे रख के डिसीजन ले पाएंगे। ये तो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए, ठीक है। कोई गलती नहीं है ना तुम्हारी, एक इंसान बस ढूंढ के लाना है मीटिंग में। मतलब चेयरमैन खड़ा होकर यही इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया ये 4-5 लोग जो आए हैं, ये पांचों कौन है, ये सब अगर बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे भैया नहीं है कोरम, एडजर्न हो गई मीटिंग। क्यों? क्योंकि खुद का पैसा लगने में और किसी को रिप्रेजेंट करने में डिफरेंस होता है बच्चों, है ना। दोस्त के पैसे पॉकेट में रखे हैं या अपने खुद के रखे हैं, अपना रखा है तो बहुत सोचेंगे समझेंगे। चलो ये नहीं, एक ही बात है। चलो दूसरी बात करते हैं, पापा के पैसे रखे हैं और खुद की कमाई के पैसे, एक ही बात होती है। जब कमाओगे तब पता चलेगा, है ना। यहाँ पापा के पैसे तो भैया ऐसे 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 उड़ा देंगे, खुद का पसीना याद आ जाएगा कि भाई बहुत मेहनत से कमाया है यार, थोड़ा सोच समझ कर करना है। तो बस यहाँ पे उनका वो थॉट प्रोसेस है उनका कि भैया थोड़ा सोच समझ के, सारे रिप्रेजेंटेटिव के तो नहीं चलने वाला, एक भी आ जाए ना तो भी हमारा कोरम सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ 2 बोला है, लेकिन इन केस पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में 1000 से कम 5 चाहिए, तो पांचों के पांचों नहीं होना चाहिए। कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ कोरम बाय हिमसेल्फ बट कैन डू सो, कर सकते इफ एटलीस्ट 1, ठीक है। हाँ, संस्कृति। किसी का भी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब पब्लिक प्राइवेट कोई भी, ठीक। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, पक्का? शुरू बेटा तबे ठीक है, नहीं ठीक है। चलो ये वाला बस मार्क कर लो, ये केस मार्क कर लो, क्या लिखा है। और मुझे बताओ जो मैंने हाईलाइट किया इसका मतलब। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब प्रॉक्सी इसमें एक्सक्लूड है। पर्सनली प्रेजेंट मतलब जिसका पैसा लगा वही आए, ठीक है, इसलिए प्रॉक्स। हाँ देखो प्रॉक्सी क्या होता है, समझना। मैं नहीं आ पा रही हूँ, मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो मैंने नव्या को बोला तुम मेरे बिहाफ में आना, वोट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा रहा है किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर, क्योंकि ये सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव किन के हो रहे हैं, जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, बाकी सारे मेंबर्स के प्रॉक्सी होते हैं, ठीक। डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलो यहाँ 3 केसेस है, इन 3 केसेस का कंक्लूजन यहाँ पे देखेंगे। पहला केस, अ सिंगल पर्सन कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग, ये तो नॉर्मल है। क्या सिंगल पर्सन, कर लो फोटो खींच लो, खींचो खींचो।
4 केस है, नीचे भी एक केस है, उसका एक साथ दे दिया, ठीक है। अभी ठीक लग रहा है? चलिए, क्या सिंगल पर्सन मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है? फॉर अ वैलिड मीटिंग कम से कम there must be more than one person present, representative of the body corporate, certain state official जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपॉइंट अंडर, अभी आगे चलकर डिटेल में रिप्रेजेंटेटिव की बातें पढ़ेंगे सेक्शन 112 में, लेकिन यहाँ पे अभी शॉर्ट में आपने समझ लिया है कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नर के, प्रेसिडेंट के, ठीक है। इन्हें हम मानते हैं कि हाँ ये पर्सनली प्रेजेंट है। समझ में आया? क्योंकि कंपनी के खुद के पैर नहीं कि वो चलकर आएगी। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, उनका नाम बस यूज किया जाता है, उनकी जगह कोई और होगा तो कोई और, उनका पर्सनल स्टेक नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, वो फिर अलग ट्रीटमेंट होगा। देखो, आने आ तो वो नहीं पाएगी, फिर वो प्रॉक्सी भेजेंगे। अगर पर्सनली खरीदा है तो प्रॉक्सी भेजेंगी। इंसान क्या करेगा? इंसान क्या करेगा? प्रॉक्सी भेजेगा। लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट क्या भेजेगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर ऑफ स्टेट से क्या है? स्टेट। तो अगर मैं बोलूं सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया, नाम अग्रीमेंट में हमेशा प्रेसिडेंट का और गवर्नर का जाता है, अग्रीमेंट में फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, तो इनका रिप्रेजेंटेटिव ही आता है। लेकिन पर्सनली खरीदा तो प्रॉक्सी, प्रॉक्सी आएगा। डन? चलो, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। इफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट मल्टीपल कॉर्पोरेट बॉडी, अभी हमने पढ़ा, उसको काउंट भी मल्टीपल किया जाएगा, ठीक है। डोनर डोनी समझते हैं? डोनर कौन होता है? डोनी जिसे मिल रहा है, ठीक है। चलो, डोनी अंडर द जनरल पावर ऑफ अटर्नी इज नॉट डीम्ड टू बी अ प्रॉक्सी। डोनेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे साफ इन्होंने बोला डोनी अंडर अ जनरल पावर ऑफ अटर्नी। क्या पावर ऑफ अटर्नी समझते हैं? एक जनरल होती है, एक स्पेसिफिक होती है। पावर ऑफ अटर्नी मतलब क्या? जनरल, बहुत सारे काम दे दिए, स्पेसिफिक मतलब एक काम दिया, ठीक है। तो अगर किसी डोनी को हमने पावर ऑफ अटर्नी दे दी, तो मेरे बिहाफ में डोनर ने बोला ये काम करना, तो क्या बोल दिया? इसे हम प्रॉक्सी नहीं मानेंगे। द डोनर इज रिगार्डेड, डोनर क्या होना चाहिए? पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। डोनी कैन नॉट बी कंसिडर प्रॉक्सी फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग अटेंडेंस। साफ इन्होंने बोला, प्रॉक्सी फॉर्म दे देते ज्यादा अच्छा था, नोटिस के साथ भेजा था हमने। नोटिस के साथ क्या क्या भेजा था जरा बताओ? अटेंडेंस स्लिप भेजी थी, प्रॉक्सी फॉर्म भेजा था। मैं डोनर हूँ, मैंने गौरी को बनाया, तू मेरा डोनी है, और मैंने पावर ऑफ अटर्नी दिया। पावर ऑफ अटर्नी मतलब क्या? वो स्टैम्प पेपर लिया, उसमें सारी बातें लिखी, उसमें से स्टैम्प टिकट वगैरह सब पे कर दिया। बताओ मैं अभी क्या बता रही थी जरा? कंसेप्ट क्या समझ रहे? डोनी डोनर, है ना। तो डोनर ने कहा कि भैया मैं तुझे पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूँ। पावर ऑफ अटर्नी क्या? स्टैम्प पेपर में प्रॉपर लिखकर पावर ऑफ अटर्नी दे दिया। तो कह रहे उस पावर ऑफ अटर्नी से कुछ नहीं होने वाला। डोनर अगर कहीं शेयर होल्डर है तो प्रॉक्सी फॉर्म भरकर दे देता ना। अलग से दूसरा डॉक्यूमेंट क्यों लेके आ रहा है? जो हम प्रोसेस कह रहे हैं वो प्रोसेस आप फॉलो करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो प्रॉक्सी फॉर्म की जरूरत है, ना कि पावर ऑफ अटर्नी की। पावर ऑफ अटर्नी जनरली चलता है, आप देखोगे जिगल में ये सारे टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। मैं अगर कोई प्रॉपर्टी में डील कर रही हूँ, मैं अगर इंडिया से बाहर हूँ, तो मैं कहूंगी भैया मेरी जो जमीन है वो मेरे नाम है, लेकिन मैंने पावर ऑफ अटर्नी रॉकी सर को दे रखी है, रॉकी सर मुझसे डील करेंगे, मेरे बिहाफ में काम करेंगे। तो जितने भी जिगल में तुम लॉस पढ़ रहे हो उनमें पावर ऑफ अटर्नी वाला डॉक्यूमेंट यूज होता है। ये कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ क्या बोलता है? प्रॉक्सी कैसे बनेगा? थ्रू जो हमने एक फॉर्म दिया, आप वो फॉर्म भर कर आओ ना। आप कहोगे नहीं, मीटिंग में आ गए हो और बोलते ये है ना मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी, इसके थ्रू कर लो। कोई भी दूसरा हम डॉक्यूमेंट नहीं लेने वाले, जो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब हमने कर रखा है उसके थ्रू ये काम होगा। बात समझ में आ रही है क्या? आप इस पर्सन के 10 काम करते हो पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस में, आप बोलोगे यार कोर्ट ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ तो हो गया था, रजिस्ट्रार ने तो कर लिया था, आप ही नहीं कर रहे, तो बोले भैया हमारे लॉज अलग है, हमारे सिस्टम्स अलग है, हमारे सिस्टम फॉलो करोगे। तो यस, अगर कोई आया है प्रॉक्सी फॉर्म नहीं लेकर, उसके बिहाफ में उसने कुछ और फॉर्म लिया, तो यहाँ एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है? और ये वाला जो केस है वो आगे चल के इसमें आएगा, डोनी ऑफ जनरल पावर ऑफ अटर्नी नॉट डीम्ड प्रॉक्सी। ये वाला केस मैंने ऊपर बता दिया। नहीं, कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए। आप घर पे बैठे हो, घर पे आराम करने का मन है, कोई टेंशन नहीं, किसी और को भेज दो, वोटिंग पहुंचानी है तुम्हें उसके थ्रू, ठीक है। चलो,
कंसेप्ट क्लियर है? पहले बताओ। तो ये पूरे केसेस पढ़ लिए, ये 3 लाइन पढ़ो फटाफट जल्दी। क्या बोलता है? मेंबर वोट कर सकता है कैसे? ई लिखा है कि रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग समझ में आता है, दूर, ठीक है। हैव राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग अकॉर्डिंगली देयर प्रेजेंस शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। समझना, ई वोटिंग मतलब यहीं बैठकर, रिमोट ई वोटिंग मतलब घर पर। मैंने नोटिस दिया, मैंने कहा कि जो इधर आएगा वो यहाँ पे दे देगा, और जो नहीं आ पा रहा है वो घर बैठे वोटिंग कर देगा। प्रॉक्सी आप नहीं लेकर आए हो, प्रॉक्सी नहीं लेके आए, आप घर में बैठ के रिमोट ई वोटिंग कर रहे हो। लेकिन वो घर में बैठ के रिमोट ई वोटिंग कर रहा था और उसे लगा था कि वो नहीं पहुंच पाएगा, तो वो लेट हो रहा था, उसने वहां से वोट कर दिया और मीटिंग में भी आ गया। तो अगर वो मीटिंग में आ जाता है, उसे लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना, तुम लोग अपने दोस्त को बोलते थे ना, यार मैं लेट हो जाऊंगी बता देना, है ना, लेकिन फिर भी कभी कभी जल्दी पहुंच जाते हो, उतना लेट तुम्हें नहीं होता है ना। सब एक दूसरे को देखने लगे, वो जो दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने साफ यही बोला है, मेंबर हैव वोटेड बाय, मेंबर ने रिमोट ई वोटिंग कर दी, अपने दोस्त को बता दिया कि भैया मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है। हैव राइट टू अटेंड, जनरल मीटिंग वो अटेंड कर सकती हैं जब भी वो पहुंचे, जितने भी डिले वो पहुंचे। अकॉर्डिंगली देयर प्रेजेंस शेल बी, कोरम में तो काउंटिंग उनकी हो जाएंगी अगर वो पर्सनली प्रेजेंट भी हो जाती है तो। लेकिन उन्होंने रिमोट ही वोटिंग कर ली, अब यहाँ पे आके दोबारा थोड़ा वोटिंग करेंगे, वोट तो दे चुके हो। मेंबर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट ऑन अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस बीइंग अ रिलेटेड पार्टी। यहाँ मीटिंग में ऐसा डिस्कशन हो रहा है जिसमें जिसमें मेरा बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और मैंने पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था, तो बाकी सारे लोग वोट करेंगे, वो पर्सन वोट नहीं करेगा जो रिलेटेड पार्टी है, जिसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इफ प्रेजेंट शेल काउंट, कोरम के लिए उसकी काउंटिंग जरूर हो जाएगी, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जुड़ा है, वो तो हाँ ही बोलेगा ना। अगर वो हाँ बोलेगा तो उसको मत काउंट करो। समझ में आया? इंटरेस्ट जुड़ा होना इसे नहीं बोलते बेटे, किसे बोलते हैं समझो, बिजनेस इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। बिजनेस इंटरेस्ट मतलब क्या? मैं एक अग्रीमेंट करने वाली हूँ, हमें 50 बसेस चाहिए आईटेक्स के लिए, और बस किससे खरीद रहे हैं? अपने भाई से। अब यहां डिस्कशन क्या किया जा रहा है कि हमें इस एजेंसी से बस खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। अब मुझे बताओ, मेरा वोट यस होगा कि नो होगा? मैं ही प्रपोजल लेके आऊं, मैं ही सब कुछ करूं, मेरा तो यस ही है ना। रिलेशन मेरा जुड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो रिलेटेड पार्टी की प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद आ जानी चाहिए। क्या था वो रिलेटेड पार्टी? पहले रिलेटेड पार्टी, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। समझो, मैं और मेरा भाई रिलेटेड पार्टी, हम दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं, उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से बोलेंगे। अब समझ में आए किस इंटरेस्ट की बात हो रही है? पक्का? इंटरेस्ट वैसे सभी का, सबका पैसा लगा है, सब जुड़ गए, बिजनेस ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट, ठीक है। रिलेटेड पार्टी समझ में आया? अगर यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है उसमें मैं रिलेटेड पार्टी हूं, मेरा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो मैं वोट नहीं करूंगी और काउंट भी नहीं किया जाएगा मुझे वोटिंग के लिए, ठीक है। चलो, फिर क्या लिखा है? कोरम इज नॉट अप्लाई विद दी रिस्पेक्ट आइटम बिजनेस ट्रांजेक्टेड। क्या लिखा है? पोस्टल बैलेट में क्या कोरम यार, घर पे बैठे हैं सब, है ना, चेक करेंगे कि घर पे बैठे नहीं बैठे। क्या लिखा है? मीटिंग में कम से कम तो कितने लोग चाहिए? 2 लोग तो चाहिए, है ना, बाकी मेंबर आओ। 1 मैन मीटिंग भी होती है, आओ। सिंगल मेंबर प्रेजेंट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोरम। जनरल रूल अगेंस्ट 1 मीटिंग कैन ऑल्सो बी सेटल थ्रू दी, क्या लिखा है? जनरल रूल क्या है? 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अब आ जाओ एक्सेप्शन, सिंगल पर्सन भी मीटिंग कर सकता है, कुछ जुडिशियल डिसीजन से ये कंसेप्ट आया है। आ जाओ। पर्सन होल्ड ऑल द शेयर्स ऑफ अ क्लास, किसकी बात हो गई यहाँ पर? क्लास मीटिंग। जरा मुझे बताओ ये क्लास मीटिंग क्या होती है? अलग अलग डिफरेंट प्रेफरेंस शेयर्स बोल सकती हूँ, क्रेडिटर्स बोल सकती हूँ, ठीक है। कंपनी ने एसबीआई बैंक से बहुत बड़ा उधार ले रखा है, एक ही क्रेडिटर है, क्लास मीटिंग करवानी है, उसी से ही पूछना है, तो अब इसे 1 मैन तो बोल ही सकते हैं। साफ बोला है कि ऑल शेयर्स ऑफ क्लास, सारे के सारे उसी से बिलोंग करते हैं, 100% उसी के पास है, उसी से बस उधार ले रखा है, वही सिंगल क्रेडिटर है, वही प्रेफरेंशियल होल्डर है।
तो यस, इन सिचुएशंस में वन मीटिंग जुडिशियल डिसीजन से किया जाता है, ठीक है। उससे आकर प्रॉपर बात की जाएगी, सिग्नेचर करवा दे। 1% ऐसे होता है, 1% की मीटिंग हमने ओपीसी में समझी थी, है ना। डिफॉल्ट इज मेड, क्या करवा दिया, एजीएम हेल्ड करने में डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग एजीएम इन अकॉर्डिंग विद 96। ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया कि भैया मीटिंग तो होके रहेगी, मैं डायरेक्ट दैट। और याद करो हमने पढ़ा था कि एजीएम एनसीएलटी करवाता है, एजीएम एनसीएलटी कराता है एज पर सेक्शन 97, ठीक है। वो डायरेक्शन भी दे सकता है, एजीएम का डायरेक्शन दे रहा है, वन मेंबर प्रेजेंट इन अ पर्सन या फिर बाय प्रॉक्सी, साफ बोल दिया, कोरम मान लिया जाएगा एज पर सेक्शन 97। समझना, एनसीएलटी को लग रहा है मैटर बहुत सीरियस हो चुका है, अब एजीएम क्योंकि कंपनी नहीं करवा पाई, अब एजीएम उसी को ही करवाना पड़ेगा। तो जब एनसीएलटी एजीएम को ऑर्डर देगा, वो ये छोटे मोटे डिसीजंस भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है कि भैया 1% भी रहेगा ना तो भी कोरम है। अगर पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, उसके बदले में कौन प्रेजेंट है, प्रॉक्सी भी प्रेजेंट है ना, तो भी उसे कोरम मानेंगे, जबकि प्रॉक्सी को तो कोरम में काउंट किया ही नहीं जाता, वो तो वोट में आता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, मान लिया जाए, क्योंकि एनसीएलटी करवा रहे ना, एनसीएलटी जो बोले हो जाएगा। पहला दूसरा पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या बताओ जरा, क्लास मीटिंग सब कुछ ही एक ही के पास है, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, एनसीएलटी करवा रहे हैं क्योंकि भैया तुम्हारी कंपनी एजीएम नहीं करवा पाई, सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं करवा पाई, अब एनसीएलटी को करवाना पड़ रहा है। और एनसीएलटी ऐसे डायरेक्शन भी दे सकता है, अगर एक भी प्रेजेंट होगा ना तो मीटिंग तो होके रहेगी, क्योंकि जब होना है तो आधे घंटे तक वेट करना है। एक इंसान है, बोला अब क्या एडजस्ट करेंगे, सिचुएशन तो बची नहीं एडजस्ट करने की, इतने मौके दे चुके एजीएम करने के, कर नहीं पाए, अब तुम एडजस्ट करने की बात करो, एनसीएलटी की मीटिंग। तो साफ बोल दिया एनसीएलटी की मीटिंग एडजस्ट नहीं होगी, 1% भी हो तो भी मीटिंग हो जाएगा, ये खुद से वो डायरेक्शन देगा। समझ में आया, इवन प्रॉक्सी को भी बोल देगा। इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल मीटिंग यहाँ पे ईजीएम वाली है, ठीक है। सेक्शन 97 और 98 जरा बताओ, एनसीएलटी करवा रहा है, ऊपर वाला भी एनसीएलटी मर्जी, नीचे वाला भी एनसीएलटी, बस ऊपर एजीएम है और नीचे ईजीएम है। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द मीटिंग, और ये भी सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट, बस दोनों की सिचुएशन क्या क्या है, एक एजीएम और एक क्या है ईजीएम, और पहला वाला पॉइंट तो क्लास मीटिंग है। समझ में आया, मतलब सारी मीटिंग कवर कर दी ना, एजीएम ईजीएम क्लास मीटिंग, तीनों तो मीटिंग थी। समझ में आया पक्का, छोटी छोटी बातें। अगर कोरम नहीं है तो क्या होता है, कोरम इज नॉट प्रेजेंट आधे घंटे में, तो एडजर्न या फिर कैंसिल। समझ में आ गया, एडजर्न किस में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करवाया, कैंसिल किस में होता है, मेंबर्स ने करवाया। क्या ये समझ में आ गया। डोनी ऑफ जनरल पावर ऑफ अटर्नी नॉट डीम्ड एज प्रॉक्सी, हमें पावर ऑफ अटर्नी वाला फॉर्म मत दिखाओ, हमने जो तुम्हारे डोनर को भेजा था प्रॉक्सी फॉर्म वो भर कर लेकर आओ, तो हम आपको बना देंगे। अब यहाँ पे टॉपिक ओवर, नेक्स्ट क्लास में चेयरमैन। लेकिन एक बार बच्चों वापस से समझो, आपको पहले क्या समझाया, सेक्शन कौन सा समझाया, 96 97, पूरा मैं कहूंगी 96 97 98 99 100, क्या था ये सब, एजीएम और ईजीएम। फिर 101 क्या था, नोटिस। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 102। अब 103 क्या पढ़ा अभी के अभी, कोरम। पहले एजीएम ईजीएम समझाया, फिर बोला नोटिस दो, बुलाओ मीटिंग, नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सिचुएशन। फिर कोरम देखा, कोरम देखा, कोरम के साथ साथ आपको क्या देखना है, अब चेयरमैन को भी अपॉइंट करना है, चेयरमैन कैसे मीटिंग में अपॉइंट होता है ये सेक्शन। फिर चेयरमैन के बाद सेक्शन 104 के बाद चेयरमैन के बाद देखो क्या लिखा है, 105 क्या लिखा है, प्रॉक्सी। तो आपको पूरी चीजें सीक्वेंस वाइज बताई जा रही है। डन, चलो यहाँ पे इस सभा को करेंगे समाप्त।